हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में अपन ने जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड उनकी जो रासायनिक अभिक्रिया थी उनसे संबंधित क्वेश्चंस किए थे और उससे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं को मैंने आपको समझा दिया था। तो आज की क्लास में अपन सीखेंगे एक नई चीज जो होती है एरिल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि एरिल हैलाइड किसे कहते हैं और एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड जो उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एरिल हैलाइड क्या होता है। तो एरिल हैलाइड के लिए अपन ऐसे कह सकते हैं कि यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन के कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है, मतलब बेंजीन के कार्बन से सीधे जुड़ा होता है, तो उस स्थिति में उसको अपन बोलते हैं एरिल हैलाइड। बेंजीन का मतलब हुआ C6H6। अगर उसका एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दोगे किससे, हैलोजन से, तो ऐसा हो जाएगा C6H5X। तो एरिल हैलाइड का मतलब आप समझेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट हैलोजन लगा हुआ हो तो उसको अपन बोलते हैं एरिल हैलाइड। अब रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो एल्किल हैलाइडों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी उनमें से दो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर आएंगी और एक जो है ना वो नहीं आएगी। तो सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया अपने पास है यहाँ पर वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया वहां थी विलोपन अभिक्रिया, लेकिन यहाँ जो रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और थर्ड नंबर पे वहां पर भी थी धातुओं के साथ अभिक्रिया और यहाँ पर भी धातुओं के साथ अभिक्रिया ही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइडों में जो विलोपन अभिक्रिया है उनकी जगह पर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं और इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज सीखते हैं अपन कुछ नया। तो देखिए मैंने आपको बताया अभी कि एरिल हैलाइड किसको बोलते हैं, बेंजीन रिंग के जो कार्बन है उसके साथ अगर हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो तीन प्रकार की अभिक्रिया इसके अंदर बताई है। पहले प्रकार की अभिक्रिया जो कॉमन है जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो फिक्स है। एक ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली डायरेक्ट ही। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये लिख सकते हो कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि अब कारण बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। तो देखो जैसे ही अपन बेंजीन युक्त यौगिकों की बात करते हैं या बेंजीन की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें डबल बॉन्ड होने के कारण उनमें क्या होने लग जाता है, अनुनाद होने लग जाता है। ठीक है, क्या होने लग जाता है, अनुनाद। और किसी भी यौगिक में जब अनुनाद होता है अनुनाद, तो अनुनाद एक स्थायी कारक होता है। अनुनाद के कारण यौगिक का स्थायित्व बढ़ जाता है। हमेशा ध्यान रखना किसी भी यौगिक में अगर अनुनाद हो रहा है तो उसका स्थायित्व है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उसमें आंशिक द्विबंध गुण आ जाते हैं। ठीक है, मैं इसकी लैंग्वेज सेट करके आपको लिखवा दूंगा, अभी आप नोट कर लेना इसको। अभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से इसमें होगा। तो होता क्या है, इसके अंदर एक लोन पेयर है वो नीचे आएगा और ये जो पाई बंद है अंदर जो है वो, वैसे एरो अंदर से लगनी चाहिए लेकिन अपन यहाँ बाहर से लगा देते हैं क्योंकि अंदर वाली एरो जो है वो जल्दी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब ये दो बंद है ना, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। एरो का हेड जो होता है ना, हेड उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, टेल के ऊपर पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर है ना हेड और टेल दोनों आ रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज यहाँ पर आएंगे। उसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। तो मैंने यही कहा था आपको कि यहाँ पर जो है ना वो द्विबंध का निर्माण हो जाएगा और द्विबंध निर्माण होने के साथ ही नेक्स्ट जो संरचना होगी उसमें ये जो माइनस चार्ज है, ये जो माइनस चार्ज है यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये वापस शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, अगली पोजीशन पर। तो अगली पोजीशन जो है ना वो होगी पैरा पोजीशन। ये भी मैंने आपको बता रखा है और तो पैरा और बेटा क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके पास जो लोन पेयर है उसको आप यहाँ भेज दो और उसके बाद इधर आ जाएगा ये जो आपके पास माइनस चार्ज है वो अब वापस कहां पर आ जाएगा, ऑर्थो स्थिति पर। कहा जाएगा, ऑर्थो स्थिति पर। और अंत में क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाए और ये बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जाए। तो पहली और आखिरी संरचना है ना उसमें बंधों के विन्यास का अंतर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब मैं बता रहा हूं आपको कि किसी को अगर ये एरो लगाना नहीं आए या लोन पेयर लगाना नहीं आए तो उस स्थिति में जो है ना अपन किस तरीके से अनुनादित संरचनाएं बना सकते हैं। ये तो मैंने जो प्रॉपर वे है ना इसका वो बताया मैंने आपको कि जिसमें आपको सारे लोन पेयर भी लगाने होते हैं, सारे चार्ज भी लगाने होते हैं। लेकिन एग्जाम में आप अगर ये चार्ज और संरचनाएं बना दोगे तो भी ठीक है, एरो आपने नहीं लगाई है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्या हुआ कि भाई अपन जब पूरा सिस्टमेटिक कर रहे हैं तो अगर आप एरो लगाएंगे तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, तो उसकी आपकी जो मार्किंग होगी उस पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसलिए जितनी भी चीजें हैं जो मैं वैसे बता रहा हूँ उसी तरीके से आप जो उनको एग्जाम में लिख के आइए, जिससे कि पॉजिटिव मार्किंग आपको मिल सके। ठीक है, तो देखिए अब आपको कह दिया गया कि हेलो एरीन या फिर यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसे बोल दिया गया हेलो एरीन की अनुनादी संरचनाएं बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी कि हेलो एरीन होता क्या है। हेलो एरीन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर एक्स लगा हुआ हो। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना इसको कि अनुनादी संरचनाओं को ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो देखो पहली संरचना है ना, पहली संरचना को आखिरी संरचना के साथ देखो, पहली संरचना को आखिरी संरचना के साथ देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि केवल अंतर किस चीज का है, बंदों के विन्यास का। जिस जगह पे यहाँ पर बंद है ना उस जगह पर नहीं है, उसकी विपरीत जगह पर है। इसमें जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसमें यहाँ पर है, ये वाला यहाँ है और ये वाला इधर है, ऐसे कैसे है। तो पहली संरचना जिसको आती है उसको पांचवी संरचना में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरी संरचना को चौथी संरचना के साथ देखो, दूसरी और चौथी संरचना में भी विपरीत संरचनाएं हैं। जो चार्ज उसमें राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में आ गया, और जो बंद है ना वो उनके विपरीत स्थान पर बंद आ गए। ठीक है, देख लो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज है ना वो इस तरफ आ गया इसके अपोजिट साइड में, और ये जो बंद है वो अपोजिट साइड में हो गया इसके अंदर। तो पहली संरचना तो आपको आती है, मतलब संरचना जिसकी बनानी है उससे 5 हो जाएगी। सेकंड संरचना जिसको आती है वो 4th बना लेगा। थर्ड जो संरचना होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब वो किसी से संबंधित नहीं होती। तो आपको केवल है ना पहली संरचना का तो पता ही रहता है, इन 2 संरचनाओं का ध्यान रखना होता है। बस ये 2 संरचनाएं कैसे बन रही है इनका मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है। बाकी मेरी एडवाइस यही है कि आप इसको अच्छे समझ ही लें, ऐसे रटने की कोशिश न करें, क्योंकि ये तो एक ऐसा वे होगा कि जिससे अपन बना सकते हैं इनको। बाकी वास्तविकता जो है ना वो यही है कि बनाना आप इनको सीखे। तो हेलो एरिनो की अनुनादी संरचनाएं अपने पास आ गई है। एक चीज और है इसके अंदर, हमेशा ध्यान रखना जो भी चेंज होता है ना, जो भी चेंज चाहे वो प्लस चार्ज है चाहे माइनस चार्ज है, वो हमेशा ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही आता है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज आ रहा है ना यहाँ पे रिंग वाला, ये कभी भी यहाँ पे मेटा स्थिति पर नहीं आएगा, इस जगह पे कभी भी नहीं आएगा। ये बहुत सारी संरचनाएं अपन देखेंगे आगे सिलेबस के अंदर, तो उसमें मेटा स्थिति पर कभी भी कोई भी चार्ज नहीं आता। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो भी ऑर्थो पैरा स्थिति पर आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है किसी के अंदर तो भी वो कहां पर आएगा, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ही आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि ये तो हो गया अपने पास अनुनादी संरचनाएं। तो मैंने इसके लिए कहा था आपको कि आप इस तरह से लिख लीजिए कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। फिर उसके बाद में बताते हैं कि इसके क्या कारण है। तो क्योंकि क्या गया अपन नंबर 1 डाल के लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं, जिससे CX अनुनाद के द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं, जिससे CX बंध में आंशिक द्विबंध गुण आ जाते हैं, जिससे CX बंध में आंशिक द्विबंध गुण आ जाते हैं। आंशिक द्विबंध का मतलब हुआ कि 2 बंध बन गए तो आकर्षण बल और ज्यादा बढ़ जाएगा। पहला मैंने बता दिया, क्योंकि ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ ही इसी में लिखना था, जिससे इनके जो CX बंध है, CX बंध उसमें आंशिक द्विबंध गुण आ जाते हैं। ठीक है, पहला कारण। दूसरा जो कारण है वो देखो, दूसरा जो कारण है वो है कि इसका जो संकरण मैंने बताया था आपको, वो जो संकरण था वो था sp2। लेकिन अगर एल्किल हैलाइड होता तो उसमें होता sp3। कौन सा होता, sp3 संकरण होता। तो संकरण का भी अंतर है, वो दूसरे पॉइंट में मैं लैंग्वेज सेट करके बताऊंगा अभी आपको। तो आप पहले एक बार इसको देखिए, इसमें और इसमें अगर देखा जाए तो आपको वैसे थ्योरेटिकली देखोगे तो एक S नजर आ रहा है, यहाँ पर भी एक S नजर आ रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि sp2 संकरण में S गुण जो होते हैं ना, S गुण वो होते हैं 33.33%। मैं 100 में से इसको कितना मिला और इसको कितना मिला, 3 का भाग दे देंगे। sp3 जो होता है उसके अंदर 25% ही S गुण होते हैं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, ये समझने वाली चीज थी। अब अपन यहाँ पर देखते हैं, तो सेकंड नंबर के जो पॉइंट है उसमें अपन क्या लिखना चाहेंगे वो देखो। तो S गुण से प्रभाव क्या पड़ता है पहले ये देख लो। S गुण का मतलब होता है कि जो S कक्षक होते हैं वो नाभिक के बहुत ज्यादा पास में होते हैं। इसका मतलब पास में होने की वजह से सबसे ज्यादा आकर्षण बल महसूस करते हैं वो। इसी का मतलब ये होगा कि जिसमें S गुण ज्यादा होंगे उसमें आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। और आकर्षण बल जिसके अंदर ज्यादा होगा, जिसमें भी आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा, वो बंध जो है वो ज्यादा प्रबल होगा, आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है,
तो यहाँ सेकंड नंबर में आपको लिखना है, सेकंड नंबर में लिखना है हेलो एलिनो। हेलो एलिनो में CX बंध का संकरण, हेलो एलिनो में CX बंध का संकरण sp2 होने के कारण इसमें हेलो एल्केनो की अपेक्षाकृत H गुण अधिक होते हैं। हेलो एल्केनो की अपेक्षाकृत H गुण अधिक होते हैं, जिससे यह बंध अधिक प्रबलता या अधिक दृढ़ता से जुड़ा होता है, जिससे अधिक प्रबलता या अधिक दृढ़ता से जुड़ा होता है, मतलब ये टूट नहीं पाएगा, मुश्किल से टूटेगा। फिर अब ये तो हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। और अनुनादिक संरचनाएं आपसे पूछी जाए तो अनुनादिक संरचनाएं आप इस तरीके से बना दीजिएगा। अब बात ये आती है कि फिर ये जब रिएक्शन हो ही नहीं है तो फिर अपन ने लिखा क्यों है यहाँ पर। तो मैं बता रहा हूं आपको कि किन स्थितियों में जो है यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, मतलब वो कौन कौन सी स्थितियां हैं। और आप याद रखना चाहो तो नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि यहाँ जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो SN1 प्रकार की कभी नहीं हो सकती, SN1 नहीं हो सकती इसके अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप इसके अंदर। अब बात ये आती है कि किन स्थितियों में हो सकती है। तो स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति तो है कि अत्यधिक उच्च ताप या अत्यधिक उच्च दाब रखा जाए। अत्यधिक उच्च ताप या अत्यधिक उच्च दाब रखा जाए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लगा दिया Cl, इसकी रिएक्शन कराने के लिए बोला गया NaOH से। तो जो Cl है उसके ऊपर माइनस चार्ज है, OH पे भी माइनस चार्ज है। नाभिक स्नेही हमेशा नाभिक स्नेही को हटाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही को हटाता है। ठीक है, तो ये जो OH है वो यहाँ पर आएगा, लेकिन जब ये Cl यहाँ से टूट नहीं सकता, ये बंद यहाँ से टूट नहीं सकता, तो ये कैसे आएगा यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था अभी कि बहुत ज्यादा ताप, तो 623 केल्विन ताप और 300 ATM जो है दाब। ATM का मतलब वायुमंडलीय है। तो उस स्थिति में जो है ना ये जो Cl है वो यहाँ से हटता है, HCl के रूप में हटता है, और ऊपर जो है ना यहाँ पर आ जाता है ONA, सोडियम फिनोक्साइड। क्या आ जाता है यहाँ पर ONA। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो HCl यहाँ पर बना है इसको आप यहाँ पे लिख दो। मैं भी इसकी ट्रिक बता दूंगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप इसको। तो HCl मतलब अम्लीय जल अपघटन हो गया एक तरह से। तो यहाँ पर क्या जाएगा OH और इधर NaCl। आप चाहते तो इसको एक ही स्टेप में भी लिख सकते थे इस तरीके से, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता। फर्स्ट स्टेप में अपने रिएक्शन किससे कराई है, NaOH से, और इसी में ही ताप और दाब की शर्तें भी इसी के अंदर ही अपन ने रखी है। ठीक है, दूसरी स्थिति में जल अपघटन करवाया। जल अपघटन को या तो आप H+ लिख के जाना, ठीक है, या फिर लिख के जाना H2O, या फिर लिख के जाना H3O+। इनमें से कोई सा भी एक साइन लिख देना, जब मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा सही है। H+ लिख दो आप, जिससे कि यहाँ से पता लग जाएगा क्या हो रहा है, जल अपघटन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना OH। अगर साइड प्रोडक्ट को लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर NaCl, बाकी उसकी जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन को बोर्ड में भी पूछा हुआ है कि आप क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बना सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे कि आप क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बना सकते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन है, ये दोनों शर्तें लिख दो यहाँ पर, इनमें से इन तीनों में से H+ लिख देना, और आंसर जो है ना अपने पास आ जाएगा फिनोल। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला तरीका कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एक तो उच्च ताप और उच्च दाब रखने पर हो सकती हैं। दूसरी जो संभावना है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि बेंजीन के ऊपर, बेंजीन जो है इसके ऊपर कोई भी ऐसा समूह जोड़ दिया जाए जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। आकर्षी समूह मैं लिखवा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहली शर्त मैंने बता दी है, कंडीशन फर्स्ट में आप लिख सकते थे कि हेलो एलिनो में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं उच्च ताप और उच्च दाब पर ही संभव होती हैं, और उसमें रिएक्शन लिख देना, अभी जो बताई थी वो। सेकंड नंबर पे आता है कि कब हो सकती है ये, तो आप इसको लिखिए ऐसे, यदि बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, और जो कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जोड़े जाएंगे। यदि बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2, जिसके लिए आप बोल सकते हो -I प्रभाव। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह -I प्रभाव वाले समूह जैसे NO2 जोड़ देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं वहां पर, तो बेंजीन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो बेंजीन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। अगर मिसिंग हो गया तो दोबारा आप वीडियो को रिवाइज करके नोट कर सकते हैं। तो देखो अब जो कंडीशन आती है वो आती है कि मैंने मान लो यहाँ पे NO2 लगा दिया, ऐसे ही अभी तो एक NO2 लगाया है, इसी तरीके से दूसरा NO2 लगा दे, एक और लगा दे मान लो, और तो पे भी लगा दे। और एक पॉसिबिलिटी है
कि सभी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर लगा दिया जाए। सभी ऑर्थो और पैरा स्थितियों का मतलब होता है कि कुल ऑर्थो स्थितियां होती है 2 और एक पैरा, तो 3 स्थितियां ये हो गई एक तरह से। ठीक है, इनकी रिएक्शन करवाएंगे अपन जो यहां पर लिख रखा है उसी तरीके से, पहले जो अपन ने लिखा था कि NaOH और H2O से या H3O+ से। समझ में आ रही बात? ऐसे अब कंडीशन यहां पर ये है कि दाब को तो हर जगह पे लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन ताप से अपन डिफरेंशिएट करेंगे कि जैसे अगर अपन ने अभिक्रिया ये वाली ले रखी है तो इसमें ताप अपन को पहले की तुलना में कम देना पड़ेगा। इसमें 2 NO2 लगा दिए, इसका मतलब इसमें और भी कम देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें तो केवल सिंपल इसको गर्म कर देंगे ना, मतलब उबलने लग जाएगा ये। आप अगर टेम्परेचर के रूप में याद रखना चाहो तो 298 केल्विन आप ताप याद रख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 NO2 था इसलिए 623 से थोड़ा कम हुआ, यहाँ पर 2 NO2 है तो 623 से थोड़ा और कम हो गया, मतलब इससे भी और कम हो गया। और इसमें जो 3 NO2 लग गए तो ताप है ना वो लगभग चाहिए नहीं, क्योंकि इतना ताप तो जनरली रहता ही है। ठीक है, वायुमंडल का ताप रहता ही है इतना। अब अपन को करना क्या था, Cl की जगह पे क्या लगाना था, OH। तो साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती इन रिएक्शन में, यहाँ पे लिख दो OH, नीचे आ जाएगा NO2। ठीक है, इनके नाम भी लिख लेना चाहिए आप। कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर, तो 4 NO2 4 नाइट्रोफिनोल, क्या नाम हो जाएगा 4 नाइट्रोफिनोल। और इसका नाम लिखोगे तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। और इसका लिखोगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और इसका ये नाम याद रखना है आपको, पिक्रिक अम्ल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, पिक्रिक अम्ल। तो ये थी अपने पास आज की क्लास में हेलो एरिनो की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन देखेंगे हेलो एरिनो की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो आप क्लासेस को सीरियसली लें, प्रॉपर इनके नोट्स बनाइए। किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब वीडियो जो है आपको कैसे लग रहे हैं उसका भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो आप इनको लाइक कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।